स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास 10 साइंस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बायो का चैप्टर चल रहा है और उसमें जो हम पढ़ रहे हैं, पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए यूजफुल है। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन। पिछली क्लास में हमने कौन सा टॉपिक देखा था? न्यूट्रिशन देखा था। उसमें पढ़ा था हमने कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड ऑब्टेन करता है और उससे एनर्जी निकलवाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था पिछली क्लास में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ग्लैंड पढ़े थे, ग्लैंड के साथ साथ हमने उनके एंजाइम्स पढ़े थे और उनका सबस्ट्रेट पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो कवर करने वाले हैं, उसमें रहेगा हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, और हो सका तो दूसरा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। क्लास एक ही घंटे की रहने वाली है। यूपी बोर्ड और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इट्स गोइंग टू बी सुपर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड एग्जाम। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसके इसके पहले पार्ट को देख लीजिए चैप्टर के, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। टॉपिक है आज हमारा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को हिंदी में हम क्या बोल देते हैं? श्वसन बोल देते हैं। आप जानते होंगे ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन रिलेटेड वर्ड है दोनों। ठीक है, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहता है, रिलेटेड वर्ड है। रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑलवेज नहीं होने वाला है, पहली बात तो। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के केस में लिखना पड़ गया है। ऑक्सीजन क्या करेंगे? इनटेक करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? एक्सपेल करेंगे। इट इज़ एन असेंशियल प्रोसेस दैट इज नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी इन ह्यूमन की केस। अगर यहाँ प्लांट का केस ले लिया जाए तो फिर प्लांट तो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, तो ये डिफाइन बदल जाएगी। यानी कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। मतलब रेस्पिरेशन से क्या मिलती है आपको? एनर्जी। फूड जो है उससे एनर्जी निकलवाने का काम किसका रहेगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू रहेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नेचर में टू टाइप्स के रेस्पिरेशन क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। श्वसन के दो प्रकार होते हैं। वन इज एयरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम पहला पढ़ते हैं एयरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे बोला जाता है वायवीय श्वसन। मतलब वायवीय, वायु के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? वायु की प्रेजेंस रहेगी, इसलिए वायवीय श्वसन। नाम में इसकी डेफिनेशन सुनिए। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा उसको क्या बोलेंगे? एयरोबिक रेस्पिरेशन। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी 9th क्लास में। सेल के पास एक एनवलप लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल इस तरीके से। उसको आप क्या बोलते हो? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हो। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं, फाउंड इनसाइड सेल। तो ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बाई प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका जो बाई प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके उप उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। इट प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यह एटीपी के रूप में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। मतलब इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, एयरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा इवॉल्व होता है, और यहाँ एनर्जी के अमाउंट को बोला क्या जा रहा है? एटीपी। ठीक है, एनर्जी की करेंसी क्या होती है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वैसे तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन तब भी आप लिख लीजिए, क्या पता कहीं टिक दी करेक्ट में दे दिया एक नंबर में। तो ये एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी की फॉर्म होती है। दूसरा है हमारे पास अनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अवायवीय कैसा वर्ड है? श्वसन, मतलब बिना हवा के। इट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर
कंबशन ऑफ फूड हो रहा है, ठीक है, अगर कंबशन ऑफ फूड हो रहा है यानी रेस्पिरेशन हो रहा है और वो विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अब आप ये श्वसन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन साइटोप्लाज्म, कहाँ देखने को मिलेगा ये, ह्यूमन साइटोप्लाज्म एंड ईस्ट साइटोप्लाज्म, एक ईस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जैसे हम क्या बोल देते हैं खमीर, यह मानव कोशिका द्रव्य और खमीर कोशिका द्रव्य में होता है। कौन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बाई प्रोडक्ट आर CO2 इन ईस्ट, ईस्ट में एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है इसका जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सी बात है। खमीर में उप उत्पाद क्या है इस यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर देखा जाए एयरोबिक के कंपैरिजन में तो एनारोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ऐसा कहा जाता है जैसे कि वहाँ पर 38 ATP के आसपास निकलती है, यहाँ पे 2-3 के ATP के आसपास निकलती है समथिंग, इन द फॉर्म ऑफ ATP, लेकिन बनेगी ATP। ये ATP के रूप में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कौन सा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम 3 फॉर्म पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज कंबशन, देखिए जब भी रेस्पिरेशन की बात चल रही होगी या कंबशन ऑफ फूड की बात चल रही होगी, आप मेनली ध्यान रखेंगे यहाँ बात चल रही है ग्लूकोज की, कि आप ग्लूकोज को किस तरीके से कंपाउंड को जलाते हो ग्लूकोज को और उससे एनर्जी लेते हो, क्योंकि ग्लूकोज इज मेनली अ एनर्जी गिविंग कंपाउंड। वो कार्बोहाइड्रेट ऐसा है कि जो आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है सिर्फ। तो आपने क्या लिया, मानिए जैसे कि ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज, कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है आपकी किस में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, सेल में जाएगा सबसे पहले, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाएगा पायरूवेट में, ठीक है। जब इसको पायरूवेट में तोड़ेंगे तब भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ग्लूकोज क्या होता है, 6C6H12O6, एंड पायरूवेट क्या होता है, C3H6O3, ये पायरूवेट होता है। यानी कि अगर ग्लूकोज के आधे की बात करें, ग्लूकोज में जो आधा लगा हुआ है वो क्या है, पायरूवेट है एक तरीके से। देखिए यहाँ सिर्फ दुगना ही तो कर दिया गया है, यानी कि एक ग्लूकोज से कितने पायरूवेट बनेंगे, 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। एक ग्लूकोज से 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर आगे क्या है, आगे है कि अगर ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ह्यूमन के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है। अगर ये ह्यूमन सेल की प्रोसेस की बात चल रही है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये टूटेगा किसमें, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में, और एनर्जी मतलब क्या है, ATP। CO2 पता है आपको भारी जाने वाली है, वाटर यूज होने वाला है, और एनर्जी भी आपकी यूज होने वाली है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर यही पायरूवेट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर ह्यूमन के मसल सेल्स में टूट गया तो ये क्या बनने वाला है, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी तो तब भी निकलेगी, ठीक है। अगर ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यही पायरूवेट अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में टूट जाता है, ईस्ट में टूट जाता है, तो ये बनाता है एथेनॉल। एथेनॉल मतलब अल्कोहल, फॉर्मूला होता है C2H5OH यानी अल्कोहल, और रिलीज करेगा क्या, बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ भी क्या बनाएगा, ये ATP बनाएगा। आपको तीनों रिएक्शंस याद रखनी है, यही रेस्पिरेशन की मेन रिएक्शन है। आपको ये पता होना चाहिए ग्लूकोज किस किस तरीके से कहाँ जाकर कौन कौन सी जगह पे क्या क्या बाई प्रोडक्ट बनाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ह्यूमन मसल सेल्स की बात करें लैक्टिक एसिड, और अगर ईस्ट की बात करें एथेनॉल। लेकिन किस केस में लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड सिर्फ एक ही केस में बन सकता है, इन केस ऑफ हैवी वर्क या एक्सरसाइज। जब आप क्या कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जब आपके पास अच्छे तरीके से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही होगी, तब भी आपकी बॉडी एनर्जी मांग रही होगी, ग्लूकोज का कंबशन हो रहा होगा, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तब उसको क्या बोल देते हैं हम, लैक्टिक एसिड में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है आपका ग्लूकोज। तो इस वजह से क्या होगा, आपके पेन और होगा, मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से। तो कब बनेगा लैक्टिक एसिड, जब आपके पास ये क्या कर रहे होंगे, आप कोई हैवी वर्क या फिर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। अगर मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो आपको पता है नोज से स्टार्ट होता है, नोज से आप सांस लेते हो, नोज के बाद नासल कैविटी आ जाती है, नोस्ट्रल जो आगे की तरफ आप जो होते हैं, सॉरी नाक यानी कि नासिक गुहा। एयर एंटर्स एंड गेट फिल्टर्ड वार्म्ड एंड द मॉइस्चर, हवा शरीर में प्रवेश करती है और छनने, गर्म करने तथा आर्द्र करने की प्रक्रिया
होती है। कहाँ पर? नासल कैविटी के अंदर। नासल कैविटी के अंदर जो अपकमिंग एयर है उसका टेम्परेचर बनाया जाएगा आपकी बॉडी के टेम्परेचर के साथ साथ। साथ ही उसमें जो भी छोटे मोटे पार्टिकल होंगे वो फाइन एयर्स में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे धूल वगैरह के पार्टिकल वगैरह हैं वो आपके जो नासल कैविटी में जो हेयर है उनके बीच में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। नासिक गुहा के अंदर जो है बाल हैं। फेरेंक्स, फेरेंक्स मतलब कि गला या ग्रसिका बोल देते हैं हम। कनेक्ट्स नासल कैविटी टू लैरिंक्स, नासल कैविटी को आगे जाके पीछे की तरफ कौन जोड़ा हुआ है, फेरेंक्स। नाक को स्वर यंत्र से जोड़ता है, स्वर यंत्र को और नाक को कौन जोड़े हुआ है, फेरेंक्स जोड़े हुआ है। यानी कि लैरिंक्स का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा, फेरेंक्स कहलाएगा। अभी चित्र में दिखाएंगे। लैरिंक्स यानी कि वॉइस बॉक्स, जिसे बोला जाता है स्वर यंत्र, यानी कि स्वर यंत्र तो प्रोड्यूस करेगा साउंड ही। प्रिवेंट्स फूड एंट्री, फूड एंट्री को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कहाँ पर, फेरेंक्स में नहीं चला जाए, मतलब एयर की ट्रैकिया में नहीं चला जाए। एंड अलाउ एयर पैसेज, भोजन को वायु मार्ग में जाने से रोकता है और हवा को आगे जाने देता है। मतलब फूड क्या नहीं चला जाए, ट्रैकिया में नहीं चला जाए, उसको रोकने के लिए क्या लगाया गया है, लैरिंक्स और फेरेंक्स लगाए गए हैं। ट्रैकिया यानी बाइंड पाइप, जिसे बोला जाता है श्वास नली। कैराइज एयर टू लंग्स, हैज कार्टिलेज रिंग्स, कार्टिलेज रिंग्स हवा को फेफड़ों तक ले जाती है। इसमें उपास्थि की रिंग्स होती हैं, मतलब कार्टिलेज ऑफ रिंग्स होती हैं। कार्टिलेज ऑफ, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि आपको जो कंठ है वो कुछ इस तरीके से ऐसे इसमें सीढ़ी जैसी होती है, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर क्या होता है, ब्रोंची, ब्रोंची होती है श्वास नलिकाएं, मतलब ये ट्रैकिया लंग्स में जाकर ऐसे करके डिवाइड होने लग जाती है लेफ्ट और राइट में। ये मेन जब डिवाइड होती है ना मेन ब्रांच में, तब उसको बोला जाता है ब्रोंची। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंची फॉर ईच लंग, बोला जा रहा है ना कि श्वास नली 2 भागों में विभाजित हो जाती है जो दोनों फेफड़ों में जाती है। ब्रोंची क्या हो जाती है, लेफ्ट और राइट लंग्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स सूक्ष्म श्वास नलिकाएं, क्योंकि ब्रांचेस की भी ब्रांचेस निकलेंगी भाई, ये जो है फर्दर ब्रांच में निकल जाएगी, फिर ये फर्दर ब्रांच में निकल आएगी, तो इनकी ब्रांचेस की ब्रांच को क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स, यानी प्लूरल में कर देते हैं हम। ब्रोंची फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स इनसाइड लंग्स, लंग्स के अंदर जाकर जब ब्रोंची डिवाइड होने लग जाती है ब्रांचेस में, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, सूक्ष्म श्वास नलिकाएं। यानी कि श्वास नलिकाएं फेफड़ों के अंदर और छोटे भागों में विभाजित हो जाती हैं। 7th पार्ट है एल्वलाई, जिसे बोला जाता है वायु कोश, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, गैसेस के बीच में एक्सचेंज कराने का काम, आदान प्रदान कराने का काम, कि ऑक्सीजन निकल के लंग्स से कहाँ जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगी, उस एल्वलाई में, लंग्स में अंदर, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, किसकी मदद से, इस एल्वलाई की मदद से। किस तरीके की स्ट्रक्चर होती हैं ये, आप बोल सकते हो बैलून लाइक होती हैं, ठीक है, कुछ बैलून लाइक होती हैं, बल्ब लाइक भी बोल देते हैं, जैसा भी है आप देख लेना। कैपिलरीज, कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं, केशिकाएं कहाँ होती हैं, ब्लड में अंदर होती हैं, मतलब ब्लड की वेसल्स को जब हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे तब वहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। टिश्यू के अंदर जाकर नसें काफ़ी बारीक तरीके से बढ़ जाती हैं, तो जो जब उनकी बारीक ब्रांचेस बन जाती हैं तो उनको बोला जाता है कैपिलरीज, जो कि फिल्टर का काम करती है एक तरीके से। उनमें से जो मटेरियल है आउटसाइड जा सकता है, और जो टिश्यू के पास मटेरियल है वो ब्लड में आ सकते हैं, लेकिन ब्लड नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है ब्लड चल जाए, ठीक है। तो सराउंडेड एल्वलाई, एल्वलाई को सराउंडेड कौन रखते हैं, कैपिलरीज, यानी अच्छी सप्लाई होती है वहाँ पर कैपिलरीज की, जहाँ भी ज़्यादा वर्क होगा वहाँ खून की सप्लाई तो अच्छी खासी होगी। एंड हेल्प इन गैस एक्सचेंज विद ब्लड, साथ ही ये क्या करवाते हैं, गैस एक्सचेंज का काम करवाती हैं, वायु कोशों को घेरती हैं और रक्त के साथ गैसों का आदान प्रदान करवाती हैं, कौन, कैपिलरीज। एल्वुलाई क्या करवाती हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बहुत सारी एल्वुलाई होती हैं एक लंग्स में। अगर आप देखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने की क्रियाविधि हम बाद में देखते हैं कि सांस लेने की क्या क्रियाविधि होती है, पहले आप स्ट्रक्चर देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, नासल कैविटी, जो कि नाक की क्या है, गुहा। फिर उसके बाद नीचे की तरफ को आप देख रहे होंगे, ये है फेरेंक्स, ठीक है। उसके नीचे क्या है, लैरिंक्स, मतलब कि स्वर यंत्र, लैरिंक्स। लैरिंक्स किसको ढका हुआ है, ये है ट्रैकिया, जो ब्लू कलर में है पूरी की पूरी क्या है, ट्रैकिया, इसको कवर रखता है ट्रैकिया, ठीक। ट्रैकिया के बाद ये क्या है, ब्रोंची में डिवाइड हो गई हैं, ये क्या है, ब्रोंची, यानी लेफ्ट और राइट ब्रोंची में डिवाइड हो गए लंग्स में जाके, और ब्रोंची की फिर से ब्रांचेस जो निकल आई हैं इन सबको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स,
उनको क्या बोल दिया, ब्रोंक्यूल्स बोल दिया। और अगर ब्रोंकी के एंड में आप बैलून लाइक स्ट्रक्चर ये देखें, इसको जो बड़ा करके इन्होंने दिखाया है, ये क्या है, एल्वलाई, बिल्कुल बैलून की तरह होती हैं एल्वलाई। यहाँ से क्या होगा, एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। जो एल्वलाई में ऑक्सीजन आई है वो ब्लड में डाल दी जाएगी, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ डाली जाएगी, इन एल्वलाई में डाली जाएगी, और एल्वलाई से वो क्या निकल जाएगी बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, और दोबारा से एक्सचेंज होता रहेगा। साथ ही ट्रैकिया में बिल्कुल एक साथ में क्या जा रही होती है, ऑक्सीजन भी जा रही होती है एक तरफ से क्या आ रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही होती है, और इनको कोलैप्स नहीं होने देती है ट्रैकिया कभी भी। इसीलिए तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज डाली गई हैं इसमें, कि एयर आपस में कोलैप्स नहीं करें। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। वहीं फर्स्ट है आपके पास इनहेलेशन मैकेनिज्म में आप क्या पढ़ते हो, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन भी पढ़ लेते हो। मतलब सांस को अंदर खींचना क्या कहलाता है, इनहेलेशन, और सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। तो हम पहले जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, इनहेलेशन, ऑब्वियसली बात है। इनहेलेशन यानी श्वास लेना। ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड। थोरेसिक कैविटी क्या होती है, थोरेसिक कैविटी होती है जितना आपका चेस्ट का एरिया है, डायफ्राम होती है आपकी पेट से जस्ट ऊपर, जो डायफ्राम से ऊपर ऊपर का एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी। मतलब गर्दन से डायफ्राम का एरिया क्या कहलाएगा, थोरेसिक कैविटी। ठीक, तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड का मतलब फैलती है। रिब्स लिफ्ट अप, जब लिफ्ट ऊपर, भैया ये जो रिब्स हैं आपकी, ये पसलियां जो हैं, ये जब ऊपर की तरफ उठेंगी तभी तो रिब्स आपकी जो थोरेसिक कैविटी है वो फैलेगी। डायफ्राम से बिकम्स फ्लैट, जो डायफ्राम है वो सीधी हो जाती है, सीधी होकर वो क्या कर लेती है, वो उठा लाती है रिब्स को नीचे से। ऐसा लगा ये जैसे कि नीचे से कोई दोनों तरफ से रिब्स को क्या लगा रहा है, जोर लगा रहा है, उठा दे रहा है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, काफी एरिया क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एंड एयर एंटर्स इन द लंग्स, और जो ऑक्सीजन है वो किस में घुस जाती है, लंग्स में घुस जाती है। सांस लेने के दौरान बक्ष गुहा फैल जाती है, जो आपकी थोरेसिक कैविटी यानी बक्ष गुहा जो है वो बड़ी हो जाएगी, पसलियां ऊपर उठ जाएंगी। ये आपको याद रखनी है कि क्या क्या होता है इनहेलेशन के टाइम पे। पसलियां क्या हो गई, ऊपर उठ गई, डायफ्राम सपाट हो गई है, और फेफड़ों का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वायु फेफड़ों में क्या हो जाती है, अंदर कर चली जाती है। मतलब इनहेलेशन के टाइम पे आपको 4 चीजें याद रखनी है। एक्सपेंड ऑफ थोरेसिक कैविटी यानी गुहा, बक्ष गुहा बढ़ जाती है। रिब्स लिफ्ट अप यानी जो आपकी पसलियां हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, डायफ्राम क्या हो जाती है, बिल्कुल सपाट हो जाती है, और फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है यानी वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस। और उसका रिजल्ट क्या होगा, ब्रीथिंग इन यानी कि इंस्पायरेशन, यानी कि आप बोल सकते हो इनहेलेशन। देखिए ये आपको दिखाया गया है, ये रिब्स क्या हुई हैं, बाहर की तरफ फैली हैं, बाहर की तरफ रिब्स उठेंगे। आप सांस भी लेके देखिए तो आपकी जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ निकल के आएंगे, और जो आप पेट के नीचे महसूस करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि ये डायफ्राम जो है वो बिल्कुल सीधी हो गई है, सॉरी, जो डायफ्राम जो है वो क्या हो गई है, सीधी हो गई है, बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, ये डोम शेप्ड होती है, डोम शेप्ड मतलब इस तरीके से होती है आपकी डायफ्राम। ठीक, लेकिन ये क्या हो जाती है, जब आप इनहेल करते हो तो बिल्कुल सीधी हो जाती है, क्योंकि इसको क्या उठाना है, ये ऊपर की तरफ लिप्स उठानी है जो है। और वॉल्यूम ऑफ जैसे ही क्या होगा, इंक्रीज होगा चेस्ट का, वैसे ही सांस क्या आ जाएगी, अंदर की तरफ भागेगी, ऑक्सीजन अंदर की तरफ भागेगी। उसके ऊपर भी ना, इसके ऊपर भी क्या है भाई, ऑक्सीजन ऐसे ही अंदर नहीं आ जाते, इसमें भी पार्शियल प्रेशर का काम होता है, क्योंकि गैसेस जो हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो इसमें भी आपको प्रेशर वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है, ऐसे ही नहीं हो रहा हवा में कोई चीज़ हो जाए। तो आपको समझ में आया होगा कि इनहेलेशन क्यों हो रहा है। ठीक, इनहेलेशन में 3-4 चीज़ें हमें क्या रखनी है, याद रखें। इसका जस्ट उल्टा है, एक्सहेलेशन है। एक्सहेलेशन मतलब श्वास को छोड़ना, बाहर निकालना श्वास को। तो अगर आप एक्सहेलेशन पढ़ रहे हैं तो उसका उल्टा कर दीजिए बिल्कुल, किसका, इनहेलेशन का। तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वापस अपनी जगह पे आना चाहेंगी। जैसे कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, थोरेसिक कैविटी क्या होगी, पिचकेगी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। रिब्स मूव डाउनवर्ड, भाई ऊपर जा रही थी पहले, सॉरी पहले अपवर्ड जा रही थी, अब डाउनवर्ड जाएंगी। डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, डोम शेप मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन है उसी पर आ गई। ठीक है, धनुष बाण की तरह बन गई, सॉरी। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहां इनहेलेशन में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, अब वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जब लंग्स दब जाएंगे, रिब्स नीचे की तरफ दब जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, या एयर से बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी।
सांस छोड़ते समय वक्ष गुहा सिकुड़ जाती है, पसलियां नीचे की ओर चली जाती हैं, डायफ्राम, जो डायफ्राम है वो क्या हो जाती है, गुंबदाकार हो जाता है, गुंबदाकार हो जाती है, सॉरी, यहाँ मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर का बात है, गुंबदाकार हो जाती है, फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगर देखें आप डायग्राम में देखें तो ये जो है डायफ्राम बिल्कुल डोम शेप्ड में आ गई है, देखिए धनुष की तरह। जैसे ये आई नीचे की तरफ रिप्स आई नीचे की तरफ, और इसका रिप्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुश जो हुई तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज होने का मतलब था कि ऑक्सीजन वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकल के क्या आ जाएगी, बाहर चली जाएगी, और इसको आप क्या बोलते हो, एक्सहेलेशन बोल देते हैं इस प्रोसेस को। दोनों आपको समझनी है, दोनों आपको समझ आनी भी चाहिए। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस होता है, किस पार्ट का मोशन होता है यहाँ पे, और कौन कौन से पार्ट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन alveoli, ब्लड एंड टिश्यू। अब जो आप बोल रहे हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, लंग्स से क्या आ रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, कैसे जा रही है भाई, है कुछ तो होना चाहिए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, कौन लेके जा रहा है या किसके पास जा रही है, कोई ना कुछ तो रीजन रहा होगा। एल्वेलाई रक्त और ऊतक के बीच में गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, तो आपको बताएं सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम भैया कुछ भी आपके शरीर में ले जाना है और लाना है तो बस एक ही चीज़ है जो पूरी बॉडी में घूम रही है और उसका नाम है ब्लड। ठीक है, ऐसा नहीं है आपकी किडनी कहीं भी और पहुंच जाए घूमते घूमते, नहीं, ब्लड घूमता है पूरी बॉडी में, और जो भी चीज़ें आपकी पहुंचाई जाएंगी वो ब्लड के हेल्प से ही क्या होंगी, पहुंचाई जाती हैं। यानी कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन की सहायता से होता है। एक आपने पिगमेंट पढ़ा होगा आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पल्स के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा, एक पिगमेंट पढ़ा होगा जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि कैसा रहता है, रेड रहता है, रेड कलर का पिगमेंट, और इसी की वजह से जो आपका ब्लड है वो कैसा दिखता है, रेड दिखता है। यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन की सहायता से होता है। जैसे ही ऑक्सीजन आएगी कहाँ से, लंग्स से आपके ब्लड में डाली जाएगी एल्वेलाई के थ्रू, तो वो तुरंत ही वो किसके साथ में जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाएगी। हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर पिगमेंट फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ब्लड। बता दिया था मैंने, हीमोग्लोबिन रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला लाल रंग का वर्णक है। पिगमेंट मतलब वर्णक। यानी ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई से आई तुरंत ही, तो वो ब्लड में किसके साथ जुड़ गई, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ गई। इसे हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है ना तो हम उसको बोल देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एच भी लिख देता हूं मैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप कभी कभी ऐसे भी लिख देते हो HbO2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और वो कहाँ तक पहुंचा दी जाएगी, टिश्यू या सेल तक क्या कर दी जाएगी, ये ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। भाई ब्लड जाएगा जहां भी जरूरत होगी ऑक्सीजन की वहां तक पहुंचा दी जाएगी। यानी कि एल्वेलस से ऑक्सीजन, एल्वेलाई से ऑक्सीजन ली, रक्त ने हीमोग्लोबिन के साथ में क्या बांधी, ऑक्सीजन बांधी और ऊतक के पास तक पहुंचा दी। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, आपको सिर्फ याद रखना है इधर से इधर जा रहे हैं। अगर ये सिस्टम, ये जो है अभी मैं मिटा के बताता हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि आप इधर इस तरफ जा रहे हो तो इस तरफ क्या लेके जा रहे हो, ऑक्सीजन, और लेकिन अगर लौट के आओगे तो क्या लेके आओगे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अब वो हीमोग्लोबिन के थ्रू नहीं आएगी। ठीक है, अगर इसका उल्टा मैं कर लूँ कि टिश्यू से रक्त, ब्लड, और ब्लड से क्या आ गई, एल्वेलाई तक जा रही है, लंग्स तक जा रही है, तो वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा है तो उल्टा ही करना पड़ेगा, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म बाय ब्लड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल ज़्यादा होती है। अगर मैं पानी रख दूँ तो सबसे ज़्यादा क्या घुली होगी उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होगी। कभी आपने सुना भी होगा कि बंद कमरे में आप हीटर चलाते हो तो वो रख लिया करो, पानी की बाल्टी भर के रख लिया करो, ऐसा आपने लॉजिकली सुना होगा कहीं ना कहीं। तो वो यही रीज़न रहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकली होगी ना, वो ना ही किसी हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ेगी ना ही किसी के साथ में, वो सीधे सीधे आके वाटर में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन CO2 रक्त द्वारा घुलनशील रूप में परिवहन होती है। यानी कि आपको याद रखना है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। कहाँ तक, लंग्स तक।
टिश्यू से लंग्स तक। आई होप आपको अच्छे से समझ में होगा। काफ़ी ज़्यादा सिर्फ जो काम का है आपके वही रखा गया है, ऐसा नहीं है कि पूरी रामायण इसमें रख दी गई है। आप चाहो तो एकदम वन शॉट की तरह भी ले सकते हो इसे, चाहे नोट्स की तरह ले लीजिए, रिवीजन नोट्स की तरह। लिखना फाइनली आपको ही है, चाहे अब हिंदी वाले लिखिए, हिंदी वालों के लिए तो बहुत सरल है भाई, बस उन्हें तो टर्म्स पता होना चाहिए, वो लिख देंगे। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा लैंग्वेज बनानी पड़ती है अपनी। चलिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये आपका काम है कि आप लिखते कैसे हो। पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन कैसे होता है, तो पौधों के पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, यानी कि रंध्र। स्टोमेटा क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल पोर्स प्राइमरी फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ दैट रेगुलेट गैस एक्सचेंज। मतलब लीफ के अगर अंडरनीथ देखा जाए, मतलब नीचे की तरफ को देखा जाए, तो छोटे छोटे ना छिद्र मिलेंगे आपको। ऐसे नहीं दिखेंगे कि आप उठा लाए और लीफ में देखने लग गए, नहीं, माइक्रोस्कोपिक करके स्टेन करके लीफ को, तब आपको कहीं दिखेंगे। तो ये क्या होते हैं? इन्हें बोला जाता है स्टोमेटा। ये छोटे छिद्र होते हैं जो मुख्य रूप से पत्तियों के निचले भाग पर पाए जाते हैं और गैस विनिमय को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी है तो मैंने पहले पार्ट में पढ़ाई है, इसी वीडियो की जो पहला मैंने पार्ट पढ़ा दिया है उसमें मैंने बताया कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्वाड सेल्स वगैरह उसमें बताया गया था। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ रहे थे वहाँ भी स्टोमेटा आए थे, तो आप पहला पार्ट जरूर देखें, वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगी किसकी, स्टोमेटा की। अगला हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हमें कवर करना है, जहाँ तक है तहाँ तक देखते हैं, कवर हो जाए तो अच्छी बात है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है या कोई ऐसा रहता है, तो आप कमेंट कर दिया करिए, उस कमेंट में मैं क्या कर दिया करूँगा, रिप्लाई कर दिया करूँगा आपका। ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, नॉर्मली आप परिवहन बोलते हो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या रहता है, परिवहन रहता है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई परिवहन आप चला रहे हो तो उसके लिए क्या लगेंगे, ड्राइवर लगेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले कार वगैरह लगेंगे, बस वगैरह लगेंगे, ये सारी चीज़ें लगने वाली हैं, है ना, और उसमें कुछ ना कुछ खर्चा भी होने वाला है। तो और रोड नेटवर्क तो जरूर होना चाहिए। अगर रोड ही नहीं है भाई तो कहाँ चलाओगे आप, हवा में तो नहीं चलाओगे, हवा में ही चलाओगे, लेकिन हवा भी तो होनी चाहिए चलने लायक, फिर वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन चाहिए हमें। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, अगर ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, ठीक है, हार्ट के बेसिस पे डिपेंड करता है, तो हमें तो ह्यूमन मेनली, हमें ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी है तो ह्यूमन का ध्यान में रख के चलेंगे हम। मानव में परिवहन, मानव में परिवहन कैसे होता है? ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ पंपिंग ऑर्गन वाव कॉल्ड हार्ट, अ ट्रांसपोर्टेड फ्लूइड कॉल्ड ब्लड एंड अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी कि तीन चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, वन इज हार्ट, अनदर इज ब्लड एंड अनदर इज ब्लड वेसल्स। भाई हर कोई एक ऑर्गन होता है, जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है आपका, एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में भी क्या रह जाता है आपका, स्टोमच या स्मॉल इंटेस्टाइन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो आपको, या फिर ये सॉरी ब्रीथिंग ऑर्गन क्या बोला जाता है आपका, लंग्स बोला जाता है। ऐसे ही अगर आप ट्रांसपोर्टेटिव ऑर्गन बोलोगे तो क्या बोलोगे, हार्ट बोलोगे, जो कि और किससे बना होता है, ब्लड और ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से पूरा हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मानव परिवहन प्रणाली में हृदय नामक एक पंपिंग अंग, रक्त नामक एक परिवहनित तरल पदार्थ और रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क शामिल होता है। मतलब पूरा एक नेटवर्क बना के दिया गया है। भगवान ऐसे ही नहीं है कि आपको ऐसे ही एक कंप्यूटर से डाउनलोड किया, आज एआई की मदद से आपने कोई भी चीज़ लिखी, छापी, बनाई और डाल दी, नहीं, पूरा एक क्या गया है, सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू होता है, तो आप मुझे कमेंट करिए आंसर। ये तो आपका 9th क्लास का क्वेश्चन है, ब्लड कौन से टाइप का टिश्यू होता है। ब्लड यानी कि रक्त, लीजिए, अरे ये तो यहीं आ गया, सॉरी। ब्लड इज अ स्पेशल फ्लूइड, ब्लड क्या है, एक स्पेशल फ्लूइड है। जैसे क्या बोलता है कनेक्टिव टिश्यू, ये कौन से टाइप का टिश्यू रहता है, कनेक्टिव टिश्यू, आपने पढ़े होंगे इसको, एमएस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू पढ़े होंगे, और मस्कुलर टिश्यू वगैरह ये सब पढ़े होंगे आपने, तो उसमें क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू में एक रहता है ब्लड। दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ये किसमें मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन में, किसके, ह्यूमंस के अंदर। रक्त एक विशेष तरल पदार्थ संयोजी ऊतक है जो मनुष्यों में परिवहन में मदद करता है, मनुष्य के अंदर क्या करवाएगा, परिवहन का काम करवाएगा। इट इज ट्रांसपोर्ट लिक्विड विच इज पम्प्ड बाय द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यह एक परिवहन तरल है जिसे हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पंप किया जाता है। भाई
ब्लड ऐसा नहीं है कि अपने आप घूम रहा है। हार्ट क्या करेगा, लगातार बीट करेगा और बीट करने के साथ साथ उसको क्या करेगा, पंप करेगा। किसको, ब्लड को। धीरे 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 करके वो ब्लड क्या होगा, पूरी बॉडी में घूमेगा, फिर बॉडी में से कहाँ जाएगा, दोबारा हार्ट के पास जाएगा। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, ये हार्ट की मदद से हो रहा है ब्लड में। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, भाई कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, जैसे प्लाज्मा हो गया 55% के आसपास प्लाज्मा रहता है, वाटर 91 से 92% रहता है। फिर बाकी की प्लाज्मा में सेल डिजॉल्व रहती हैं, जिन्हें WBC, RBC एंड प्लेटिलेट्स बोल दिया जाता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। सबका अपना काम रहता है, कहते नहीं है वो प्लेटें गिर गई हैं, प्लेटें गिर गई हैं, तो यही प्लेटें होती हैं जो गिर जाती हैं, ठीक। रक्त में प्लाज्मा 55%, पानी 91 से 92% और कोशिकाएं RBC, WBC और प्लेटिलेट्स होती हैं, ठीक। हिंदी में लिख लीजिए तो इंग्लिश में लिख लीजिए, बात एक ही रहने वाली है। आप बस हिंदी वाले हिंदी को थोड़ा लैंग्वेज मान के चलते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। NCERT सबकी क्या है, सेम है। अगर हम सबसे पहले बात करें, हमने ब्लड पढ़ लिया, पहला जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो पहला हिस्सा था वो क्या था, ब्लड था। ब्लड सारी चीज़ें लेके चलेगा, मतलब परिवहन की तरह काम करेगा, चाहे ऑक्सीजन लानी हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले जानी हो, चाहे न्यूट्रिशन ले जानी हो, चाहे वेस्ट ले जाना हो, जो सब काम करने वाला है वो कौन करने वाला है, आपका ब्लड करने वाला है। फिर ब्लड चलेगा किस में, ब्लड चलेगा भाई रोड पे चलेगा, है रक्त वाहिकाओं में चलेगा। रक्त वाहिकाएं जो कि 3 टाइप से डिवाइड हो जाती हैं। पहली होती हैं आर्टरीज, आर्टरीज यानी कि धमनियां। धमनियों की बात करें, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर धमनियों को जाने तो धमनियों को आप डिफाइन किस तरीके से कर सकते हो, कि ये हमेशा जो ब्लड है उसको क्या करेंगी, दूर लेके जाएंगी हार्ट से। ये रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। रक्त को क्या करेंगे, हृदय से विभिन्न अंगों तक लेके जाएंगे, मतलब हार्ट से हमेशा दूर की तरफ लेके जाएंगे ब्लड को। यानी कि दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है। यहाँ पर एक चीज नहीं लिखी भाई, ये ब्लड को लेके तो जा रही हैं दूर तक, लेकिन कैसे ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को। क्योंकि हार्ट से हमेशा जो ब्लड अंदर की तरफ जाना है बॉडी में, वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। मतलब कि सारी की सारी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेंगी, ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करेंगी। दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, एक आर्टरी को छोड़ के, वो हम बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं जब नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा ऐड करा दूंगा इसमें। दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है, ठीक है। हाई प्रेशर, उच्च दाब, इनमें जो दाब मिलेगा, मतलब इनमें जो प्रेशर होगा ब्लड का वो कैसा रहेगा, हाई रहेगा, इसीलिए तो मोटी वॉल बनाई गई है। वरना आप ही सोचिए अगर कोई पतला पाइप है और उसमें हाई प्रेशर कर दो तो वो तो फट जाएगा। इसलिए आर्टरी को क्या बनाया गया है, मोटा बनाया गया है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, प्रेशर हाई रहता है ब्लड का। आर्टरीज आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी, धमनियां शरीर के अंदर गहराई में स्थित होती हैं। ऊपर कोई भी आर्टरी नहीं होगी, जो आपको ऊपर दिखाई देती हैं वो आपकी क्या रहती हैं, वेन्स, जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, वो एक्चुअल में क्या है, ब्लू या ग्रीन सी जो दिखाई देती हैं आपको लगभग, वो आपकी वेन्स रहती हैं। आर्टरी आपको कभी दिखाई नहीं देगी, डीप इनसाइड आप फील कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी। आर्टरी डज नॉट हैव बाल्व्स, आर्टरी में कोई बाल्व्स नहीं होते हैं। बाल्व्स क्या होते हैं, अगर जैसे कि आप एक कॉमन सा एग्जांपल देखें तो आप वो नल में नहीं लगाते हो आप बाल्ब, वो क्या रखता है कि पानी का जो लेवल है वो ऊपर ही रखता है। हाँ, अगर वो बाल्ब नहीं होगा तो पानी नीचे लौट जाएगा, वापस चला जाएगा ग्रेविटी में। तो इसलिए आर्टरी में क्या नहीं होते हैं, बाल्ब नहीं होते हैं कोई भी, लेकिन वेन्स में बाल होंगे, जो कि अगला हम पढ़ेंगे। तो धमनियों में क्या नहीं होते हैं, बाल्ब नहीं होते, क्योंकि यहाँ ना एंटी ग्रेविटी ब्लड नहीं चलता है, ब्लड नीचे की तरफ जाना है और इसमें प्रेशर भी क्या रहता है, हाई रहता है, तो आसानी से ब्लड चला जाता है। अगर ग्रेविटी के बैक फ्लो होगा, ग्रेविटी के एंटी में क्या होगा, ब्लड आएगा, तब चाहिए ना बाल्ब, ठीक है, क्योंकि वापस नहीं जाए पानी, वही हिसाब रखिए आप। तो देखिए, यानी आर्टरीज में हमने पढ़ा, आर्टरीज हम कहना चाह रहे हैं कि आर्टरी सारी की सारी आर्टरी क्या करेंगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करेंगी, सिवाय एक के, उसका नाम हम पढ़ लेंगे बाद में। मोटी वॉल की होंगी, प्रेशर हाई होगा, इनसाइड द बॉडी मिलेंगी और इसमें बाल नहीं होंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। बताइए समझ आया या नहीं आया। दूसरी है आपके पास वेन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिरा या फिर सिराएं। दीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मतलब क्या हुआ कि
भाई आर्टरी तो हार्ट से अवे लेके आ रही है ब्लड को, लेकिन जो ब्लड को लेके भी तो जाए ना कोई हार्ट के पास दोबारा लौटा के, तो वो कौन लेके जाएंगी, वो वेन्स लेके जाएंगी। दोबारा लौटा के कौन लेके जाएगा, ब्लड्स। और जब वेन्स भाई दोबारा लौट के ब्लड, आप ही सोचिए कौन सा ब्लड जा रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, मतलब डीऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। यानी कि ये रक्त वाहिकाएं हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय की ओर ले जाके जाती हैं। कौन, वेन्स, यानी कि शिराएं। वेन्स हैव थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल। वेन्स की जो वॉल होती है ना, वो क्या होगी, पतली होगी। इलास्टिक तो होगी, इलास्टिक मतलब कभी कभार जैसे बीपी बढ़ जाए घट जाए तो उसके लिए इलास्टिसिटी लानी पड़ती है। सिराओं की भित्ति पतली और कम लचीली होती है। साथ ही हैव लो प्रेशर। इनमें जो ब्लड प्रेशर होगा ना, मतलब ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो कम रहता है, क्योंकि भाई आप सोचिए हार्ट से क्या है, नीचे की तरफ ब्लड चला गया, अब आराम से वो क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो इसलिए प्रेशर दूर हो जाता है। आप ये समझिए, एक आपने आवाज़ दी किसी को, ठीक है, ऐसा समझिए, तो आप आवाज़ दे रहे हो तो दूर तक आवाज़ क्या होगी, दूर खड़ा हुआ इंसान 100 मीटर पे खड़ा हुआ काफ़ी कम सुन पाएगा, और अगर कोई 10 मीटर पे खड़ा है आपके तो ज़्यादा सुन लेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि दूर होने की वजह से इनमें प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लंबा रास्ता हो जाता है। वेन्स हैव वाल्व्स टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। आप ही सोचिए, अब ये ब्लड को ऐसे लेके जा रही हैं उल्टी तरफ लेके जा रही हैं, तो इनको रोकने के लिए इसमें क्या है, बाल, बैक फ्लो को रोकने के लिए इसमें क्या डाल दिए हैं, बाल डाल दिए गए, जो कि एक ही तरफ खुलेंगे, ऊपर की तरफ। मानो कि ब्लड चढ़ा, फिर यहाँ रुक गया, फिर धक्का आया, यहाँ रुक गया, फिर धक्का आया, ऊपर की तरफ चढ़ गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ब्लड ऊपर की तरफ रुक रुक के जाता है इनमें, ठीक है, जो कि पीछे की तरफ वापस ना लौट के आए ब्लड, इसलिए क्या डाल दिए गए हैं, बाल डाल दिए गए हैं। सारे बाल ऊपर की तरफ ही खुलेंगे, मतलब एक ही तरफ को क्या होगा, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। शिराओं में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए क्या लगाए गए हैं, बाल्ब लगा दिए गए हैं। ऐसे नहीं बनाई गई है भाई, सारी चीजें बहुत ही सोच समझ के बनाई गई हैं। बनाई भी तो किसने, ये तो सोचिए। कैपिलरीज, केशिकाएं, दीज आर द जॉइंट नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। अगर वेन्स और आर्टरी को, जैसे आर्टरी आते 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 डिवाइड होते होते हार्ट से तो एक मेन आर्टरी निकली होती है, वो फर्दर पूरी बॉडी में डिवाइड होती है, फिर वो फर्दर पूरी बॉडी में डिवाइड होते हैं, मतलब आते आते बहुत पतली होने लग जाती हैं। टिश्यू के अंदर जाते जाते वो और पतली हो जाएंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलने लग जाते हैं। कैपिलरीज आप ऐसा समझ सकते हो, आगे से जो ऐसे आई हैं पीछे से तो आर्टरी आई हैं, और आगे जाके क्या बन जाएंगी, वो वेन ही बन जाएंगी एक तरीके से। डायग्राम में दिखाऊंगा तब आपको हो सकता है समझ में आ जाए। ये धमनियों और सिराओं का संयुक्त जाल है, मतलब जॉइंट नेटवर्क। इट इज फाउंड इनसाइड द टिश्यू, मतलब टिश्यू के अंदर क्या हो जाती हैं, आर्टरीज टिश्यू के अंदर जाके बोलेंगे हम कैपिलरी। दे हैव वेरी थिन वॉल एंड परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब कि CO2 टिश्यू से बाहर आनी है, ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर जानी है भाई, है, और जो अब न्यूट्रिशन है वो टिश्यू के अंदर जानी है, कभी कभार न्यूट्रिशन बाहर भी आनी होती है, वाटर वगैरह, ये सब कौन किसकी मदद से होगा, इस कैपिलरी की मदद से, जो भी कैपिलरी होंगी वहाँ, ठीक है, क्योंकि उनकी कैपिलरी की वॉल ऐसी बनाई जाती है कि उनसे मटेरियल छनके के आ सकें, बाहर आ सकें, और कुछ मटेरियल अंदर जा सकें। इनकी दीवार बहुत पतली होती है और ये ऊतक और रक्त के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करवाती हैं। कौन, कैपिलरीज, यानी कि केशिकाएं, सॉरी, द कैपिलरीज देन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म वेन्स। अगर कैपिलरीज आपस में जुड़ जाती हैं बाहर निकलकर तो क्या बनाएंगी, वो वेन्स बनाएंगी। एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन टू और टिश्यू, ऑर्गन या टिश्यू से और ब्लड को क्या ले जाएंगे, दूर ले जाएंगी। केशिकाएं तब आपस में मिलकर सिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को आगे अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। यहाँ अंग आना चाहिए, ये अंग की मात्रा होनी चाहिए इस पे, अंग या यानी ऑर्गन से दूर ले जाती हैं। अब आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर लेता हूँ डायग्राम को, सॉरी अब जूम नहीं हो रहा, लीजिए जूम ही कर देते हैं, ठीक है। अब आप इसको जूम में देखिए, आपने देखा कि पीछे से आर्टरी आई, मानिए टिश्यू के अंदर आर्टरी आई है, आर्टरी टिश्यू के अंदर जाके ये बट गई, छोटी छोटी आर्टरियोल्स में बट गई, जब छोटी छोटी होती है उसको आर्टरियोल्स बोल देते हैं। भाई यहाँ मानिए ये क्या थी, ये कैपिलरी थी, और यहाँ पर ये टिश्यू था, ये येलो कलर का जो बना ये टिश्यू था। इससे मटेरियल छन छन के इस टिश्यू में आ जाएगा, और टिश्यू से मटेरियल कहाँ डाल दिया जाएगा, इस ब्लड में डाल दिया जाएगा।
और ये ब्लड तो ऐसे आगे की तरफ जा ही रहा है वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स मतलब वेन जब छोटी डिवाइड होती है तो उनको वेन्यूल्स बोल देते हैं। मतलब वेन्यूल से होते हुए एक मेन वेन में चला जाएगा, क्योंकि वेन सारा ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लेके जाएंगी, दोबारा से हार्ट तक लेके आएंगी। ये मानिए ऐसे आया, ये ऐसे गया, एक साइकिल सी चल रही है बिल्कुल ऐसे गोल गोल, बस। ठीक है, और ये साइकिल हमेशा क्या रहेगी, चलती ही रहेगी। ठीक, जब तक कि भैया हार्ट फेल नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए टॉपिक है हमारे पास हार्ट। हार्ट हम पढ़ने वाले हैं कल। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अगले पार्ट में नेक्स्ट जो भी पार्ट रहेगा, तीसरा पार्ट रहेगा इसका चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, एक बार में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू बने रहने के लिए हमारे साथ।